हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा और आपने यहाँ पर लास्ट में व्याकरण की बात की थी। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के यहाँ 3 विभाग हमने बताए थे। सबसे पहला आप वर्ण विचार पढ़ेंगे, फिर आप शब्द विचार पढ़ेंगे और इसमें वाक्य विचार पढ़ेंगे। और इन्हीं के अंतर्गत आपके सारा जो व्याकरण है वो आ जाता है। तो देखिए, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कहाँ से। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण ही है। तो इसलिए हमें वर्णों के बारे में जानना अति आवश्यक है। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कैसे बनते हैं, साथ में वर्णों के कौन कौन से भेद हैं, इन सभी को हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, भाषा लिखेंगे आप, हेडिंग डालिएगा वर्ण विचार, और इसमें वर्ण करके आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं भाषा जो है वाक्यों के मेल से बनती है। आप जानते हैं जो भाषा है वो वाक्यों के मेल से बनती है। मैंने आपसे कुछ कहा तो मैं एक वाक्य को, अपनी एक बात को पूरी कर रही हूँ। वाक्य का मतलब मैं आपसे एक बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जब मैं बहुत सारी बातों को करूंगी आपसे, यानी कि हर वाक्य, देखिए मैं कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, तो इसमें आपके हर वाक्य को मिला करके भाषा बन रही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, किसके, वाक्यों के माध्यम से। मैं वाक्यों के माध्यम से आपसे कुछ भाषा कह रही हूँ। और वाक्य जो है वो शब्दों के मेल से बनता है और शब्द जो है वर्णों के मेल से बनता है। अब हमने यही जानना है कि वर्ण क्या है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, वर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ आपका भाषा, यानी कि जो सबसे बड़ी छोटी इकाई से हम शुरू करें कि पहले वर्ण आया, फिर आपके शब्द आए, इसके बाद आपका शब्द आया, शब्द से मिलकर आपके वाक्य बन जाते हैं। ठीक है। और वाक्य से मिलकर के आपकी भाषा बनती है। तो जो भाषा आप पढ़ रहे हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वो भाषा कोई भी हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें वर्ण को जानना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाक्य लिखा है, चंद्रमा निकल आया है। शब्द है चंद्रमा निकल आया है, ये शब्द हैं। इनसे मिलकर के ये वाक्य बना है, चंद्रमा निकल आया है। इन शब्दों से मिलकर के ये एक पूरा वाक्य बना है, चंद्रमा निकल आया है। ठीक है। अब देखिए, ये जो शब्द है ना चंद्रमा, ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है। इसको देखिए यहाँ पर च, अब इसको देखिए आप, इतने सारे वर्णों से मिलकर बना है। अब ये कैसे है इसको तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, च ये हलंत के साथ है, इसको आगे पढ़ाएंगे आपको कि कैसे ये आया। और इसको अभी फिलहाल आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा, बाकी हम इसको आगे पढ़ाएंगे, वर्णों को कैसे आप विच्छेदित कर देते हैं। इसके बाद निकल जो शब्द है वो इतने सारे वर्णों के, इतने सारी ध्वनियों के मेल से बना हुआ एक क्या है, शब्द है। इसके बाद आया शब्द इन वर्णों के मेल से बना हुआ है। जो ये आया शब्द है वो इन वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है। और है में भी ये दो आपके वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो वाक्य है वो शब्दों के मेल से, शब्द जो है वर्णों के मेल से, और जो भाषा है वो वाक्यों के मेल से बनती है। यानी कि भाषा को सीखने के लिए हमें पहले वर्ण सीखना है, उसके बाद हमें शब्द सीखना है और फिर हमें वाक्य सीखना है। ठीक है। तो इसको तो आप लिख लीजिए कि सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है। पहले आप वर्ण सीखेंगे, वर्णों के बाद आप शब्द सीखेंगे, शब्दों के बाद आप वाक्यों को समझेंगे और वाक्य सीखने के बाद फिर आप एक प्रॉपर भाषा को सीख पाएंगे। ठीक है। तो ये स्टेप है आपको हिंदी व्याकरण या कोई भी आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए, इस प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से, हमारे मुंह से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वो रुदन करता है, वो रोना शुरू करता है और वो अनेक ध्वनियां निकालता है ना। अभी उसे वो सिस्टमैटिक तरीका, वो क्रमबद्ध तरीका उसे नहीं पता है
कि कैसे मैं इन ध्वनियों को मिलाऊं। धीरे धीरे वो हमारे संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, अपने आसपास के, अपने स्कूल के, ठीक है, इस प्रकार से अपनी सोसाइटी के वो क्या आता है, संपर्क में आता है और फिर वो भाषा को सीख पाता है। लेकिन ध्वनियों के साथ तो वो स्वयं पैदा होता है। यदि ध्वनियां उसके पास ना हो तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। अब जो बच्चा रोएगा नहीं, यानी कि जिसके पास ध्वनि ही नहीं है, तो वो ना तो भाषा सीख पाएगा, ना वो शब्द सीखेगा, ना वो वाक्य सीखेगा और ना ही वो किसी भाषा को सीख पाएगा। ठीक है ना। तो देखो, जब बच्चा होता है तो उस समय यही देखा जाता है, क्या वो रो रहा है, क्या वो ध्वनियों के साथ पैदा हुआ है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मूक होते हैं, जो बोलते नहीं है, तो फिर वो, क्योंकि वो उनके पास कोई ध्वनि नहीं है, तो आगे चल करके वो क्या हो जाते हैं, मूक बधिर बच्चे हो जाते हैं, यानी कि वो जो है फिर बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, और कुछ कारण ये होता है कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं, और जब वो सुन नहीं पाता है तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो फिर कैसे वर्णों को सीख पाएगा, कैसे वो किसी की भाषा को सुनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं। वर्ण क्या है, वर्ण ध्वनियां हैं, जिनको अक्षर, जिनको हमने लिखित रूप में पाया है। तो जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे मुख से जो है अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है। देखिए, आपने चंद्रमा कहा, तो आपके मुख से इतनी ध्वनियां निकली, तब जाकर के एक शब्द बना। ठीक है। तो अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है, और जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है, तब वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। जब इसको मुख से आप ध्वनियां बोलते हैं और जब इसे लिखित रूप में लिखा जाता है, तब जाकर के ये आपका वर्ण या अक्षर कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके आप खंड नहीं कर सकते हैं, वह आपका वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। वह आपका वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसे, कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण अथवा वो अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे ये आपके वर्ण अथवा अक्षर है। अब आप छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला। ठीक है। तो वहां तो आपको सीधे पढ़ाया जाता है वर्णमाला, फिर आपको सीधे ही शुरू कराया जाता है अ आ ए ई उ ऊ, इस प्रकार से रे। ठीक है। वहां आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता है, कई जगह बताया भी जाता है, लेकिन अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला क्या है। सबसे पहले जब आप स्कूल गए हैं, आप हिंदी सीखते हैं, तो आपको पहले वर्णमाला के बारे में ही सिखाया जाता है। आप छोटी क्लासेस में, नर्सरी प्री प्राइमरी में जब आप रहते हैं, तो वहां पर आपको वर्णमाला सिखाई जाती है। ठीक है। वर्णमाला, अब हम जानेंगे कि ये वर्णमाला कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनका भेद हुआ है। ठीक है। इन सभी के बारे में जानेंगे। तो जब किसी भाषा के वर्णों को क्या किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। ठीक है। जैसे आपने अंग्रेजी सीखी तो आपने वहां अल्फाबेट्स लिखे। ठीक है। अल्फाबेट्स लिखे और उसको भी आप क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। जैसे आपने छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी देखा, तो आपने एक क्रमबद्ध, एक सीक्वेंस पे आपने वहां लिखा। अब हिंदी में भी वही चीज है, वहां आप अल्फाबेट सीख रहे थे, यहाँ पर आप क्या सीखेंगे, वर्णों को सीखेंगे। तो वर्णों को सीखने के लिए वर्णमाला होती क्या है, किसी भी भाषा के वर्णों को आप क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि वर्णों की या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। टोटल कितने वर्ण हैं ये आपको बताया भी जा चुका होगा छोटी क्लासेस में, और क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इसमें स्वर कितने हैं, स्वर है इसमें 11, अयोग वाह इसमें 2 हैं, व्यंजन आपके 33 हैं। ठीक है। साथ में आपके 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हैं, अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर 2 हैं। ठीक है। तो इन सभी को आपने नोट डाउन कर लेना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं।
आपके स्वर हैं 11। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, अंग और अह को भी स्वर की में ही रख देते हैं, ठीक है, और 13 स्वर बोल देते हैं। लेकिन अब इसको हम यहाँ पर और अलग करेंगे। अयोग वाह है अंग और अह। इसके बाद आपके 33 व्यंजन हैं, शायद आपने इस प्रकार से ना पढ़ा हो। तो व्यंजन जो है ना स्वतंत्र अवस्था में इस प्रकार से लिखे रहते हैं। देखिए ये जो नीचे से ये है ना, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये ऊ की मात्रा नहीं है। क में जो या सारे व्यंजनों में यहाँ पर जो ये इस प्रकार से लगाया है, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये आपका क्या है, हलंत है, ठीक है, ये हलंत है। और ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऊ की मात्रा को आप इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हलंत है सब में, इसे ऊ की मात्रा मत आप इसको समझिए, ये आपके हलंत है। ये सभी व्यंजन आपके इस अवस्था में होते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। इनको आप लिख लीजिएगा पहले। और यहाँ पर आप देखिए स्वर आपके 11 हो गए, 2 आपके अयोग वाह हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 आपके अतिरिक्त वर्ण हो गए, और कुल यहाँ पर आपका 52 आपके यहाँ पर वर्ण हो जाते हैं। चलिए, तो ये आपने कुल 52 वर्ण लिखे हैं। अब वर्णों के भेद हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। वर्णों के कितने भेद हैं, तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर वर्णों के 2 भेद हुए हैं, स्वर और व्यंजन। तो लिख लेंगे कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों के जो हैं 2 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला भेद है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, स्वर और व्यंजन ये 2 भेद हैं वर्णों के। चलिए अब देखिए स्वर लिखेंगे आप। पहला भेद है आपका स्वर। स्वरों के बारे में जानेंगे, स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि स्वर को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आपको सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वरों को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिनको अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना आप जिनका उच्चारण कर सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु जो है बिना किसी रुकावट की मुख से बाहर निकलती है। जब आप आ बोलेंगे तो कहीं भी आपकी वायु नहीं रुकेगी। आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो जब भी आपने इनका उच्चारण किया तो आपके मुख के अंदर कहीं भी वायु रुकी नहीं, सीधे मुख से बाहर निकली, ठीक है। अब स्वरों के भी भेद किए गए हैं। जो आपके पास 11 स्वर हैं इनके भी भेद हुए हैं। तो लिखिएगा स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वोवेल्स, ठीक है। अंग्रेजी में भी आप वोवेल्स पढ़ते हैं लेकिन वहां अलग होते हैं, 5 आपके होते हैं, ठीक है। अभी हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 11 स्वर हैं और स्वरों के भी भेद हुए हैं। तो हेडिंग डालिएगा, स्वरों के भेद। अब देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय अर्थात किसी स्वर का जब आप उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय उस स्वर में कितना टाइम लग रहा है, इसके आधार पर इसके 3 भेद हैं। यानी कि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, इसी के आधार पर इसके क्या हुए हैं, 3 भेद हुए हैं। सबसे पहला भेद है आपका ह्रस्व स्वर, लिखिएगा, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यहाँ देखिए, ह्रस्व स्वर इंग्लिश में शॉर्ट वोवेल्स, शॉर्ट इसमें कम समय लगता है, जो छोटा हो। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
और ये संख्या में 4 हैं, अ ए ओ और ई। तो 4 यहाँ ह्रस्व स्वर हैं, इनको लिख लीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और संख्या में ये कितने हैं, 4 हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अ ए ओ री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, इनमें बहुत कम समय लगता है, इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, तो ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लॉन्ग वॉवल, दीर्घ स्वर या लॉन्ग वॉवल्स। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। अब देखिए, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। और तीसरा है यहाँ पर आपका प्लुत स्वर, लॉन्गर, उससे ज्यादा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। अब ये जो चिन्ह है ना, प्लुत स्वर का चिन्ह ये है, और ये क्या करता है, इसका प्रयोग प्रायः दूर से पुकारते समय किया जाता है। तो जब आप किसी दूर के व्यक्ति को आवाज मारते हैं ना, तो आप लंबा स्वर निकालते हैं। आपको बहुत दूर के आदमी से या किसी व्यक्ति से आपने क्या करना है, पुकारना है, तो फिर आप लंबा स्वर निकालते हैं। ओम का उच्चारण आप सभी करते हैं, ओम। तो यहाँ पर आपका जो ये चिन्ह है ना, ये ओ को आपने खींचना है, उसको लंबा खींचना है। तो ये यहाँ पर इसका चिन्ह है, और ये यही बताता है कि इस व्यंजन को या इसको आपने क्या करना है, इस चिन्ह के आगे जो भी वर्ण है उसको खींचना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लुत स्वर है। ठीक है, तो यहाँ उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। चलिए, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आगे। अब हिंदी में यहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग सिर्फ केवल संस्कृत में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्वर हो गए, स्वर की मात्राएं आप पहले इससे पहले छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा इस प्रकार से, काल जैसे इ की मात्रा, और ये सभी स्वरों की यहाँ मात्राएं लिखी हुई हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में अब यहाँ पर कुछ आप याद रखने वाली बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आप कोई चीजें याद रखनी है, जैसे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने इससे पहले देखा, व्यंजन की बात करते हैं यहाँ पर, आपने व्यंजनों को इस प्रकार से देखा है। आप कहेंगे मैम हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, हमने तो इस प्रकार से क्यों पढ़ा था। देखो, ये व्यंजन है, लेकिन इस व्यंजन में आपका स्वर है, ठीक है ना। ये व्यंजन ही है, लेकिन इसमें स्वर है, और ये व्यंजन आपके क्या हैं, ये स्वर रहित हैं, यानी कि इनमें स्वर नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने जो पढ़ा ना, वो आपका, क्योंकि आप व्यंजन की जब आगे परिभाषा पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, जिनको स्वर की मदद से उच्चारित किया जाता है। आप ऐसा लिखते नहीं हैं व्यंजनों को। आपने जब अ आ पढ़ा तो आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया, आपको सीधे क्या पढ़ाया गया था, क ख ग घ और अंग, इस प्रकार से पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो आप कहेंगे ये हलंत कहाँ से आ गया है, ये स्वर रहित है, इनमें स्वर नहीं है। जब आप व्यंजनों को स्वर के बिना लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो अब इनमें स्वर जुड़ा है। हमने क्या कहा, जब आप आगे व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि जिनको स्वरों की मदद से उच्चारित किया जाता है। अब आप क कह रहे हैं ना, क में अ का स्वर आ रहा है। आपने कहा ख में भी अ का स्वर आ रहा है। ग ग ग, लास्ट में देखिए ग घ घ अंग, तो फिर से सभी में अ का स्वर आ रहा है। तो जब आप व्यंजनों को इस प्रकार सभी में अ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा
आप यदि इसी क में इस हलंत के साथ, यानी कि ये जो क है ना, ये इन दोनों के मेल से बना हुआ है। तो आगे आप जो चंद्रमा में आपने शुरू में देखा था, वहां वर्ण का विच्छेद किया था, वो इसी प्रकार से किया था। यानी कि जो ये क है ना, वो क धन अ के मेल से बना है, और जो ख है हलंत के साथ अ, तब इसमें आप अ जोड़ देते हैं तो ये आपका ख बनता है। यानी कि व्यंजन आपके स्वरों के मेल से बनते हैं। इसी में यदि आप इस हलंत के साथ जो क है, इसमें यदि आप आ जोड़ दें तो ये का हो जाएगा। फिर इसी में आप इ जोड़ें तो ये आपका कि हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। और जो आपको ऐसे दिखे, इनमें अ जुड़ा होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है। और जब ये इन व्यंजनों के साथ जुड़ता है तो इसके नीचे का जो हलंत का जो चिन्ह है ना, वो हट जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्वर रहित है, और जब हम इस प्रकार से इनको हटाएंगे तो वो स्वर सहित होगा। ठीक है ना। तो इसको आगे व्यंजनों में भी आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कुछ बातें आपको लिखा रहे थे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से ही किया जाता है। जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं ना, तो आपको उसके लिए अ की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, और इसमें भी अ है, जैसे कि ऊपर बता दिया आपको। इन सभी में अ जुड़ा हुआ है, और जब आप उसमें अ जोड़ते हैं तो उसके नीचे जो हलंत है वो हट जाता है। इससे पहले आपको बता दिया। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है, तब व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगी होती है। हाँ, हलंत, इसे जिसे हल चिन्ह या इसको हलंत कहते हैं। जैसे इस प्रकार से क च झ ठ त थ, तो ये हलंत है, और इस समय इसमें अ का स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। और जब अ का स्वर नहीं जुड़ा होता है तो ये हलंत इसमें लगा होता है। ठीक है, जैसे इसमें अ स्वर है तो यहाँ हलंत नहीं है, तो समझ जाना है जहां पर हलंत नहीं है वहां पर अ का स्वर है, और जहां हलंत है वहां स्वर रहित है वो व्यंजन आपका। ठीक है ना। तो ये चीजें जरूरी है आपको जानना। ठीक है, जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया आपको। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं, तब आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये अलग अलग लिख दिए मैंने, एक ही वर्ग का लिख दिया। अब री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है। जो री की मात्रा है वो कहाँ लगाई जाती है, वर्णों के नीचे। जैसे आपने यदि क री, तो आप क्या लिखेंगे, क्री, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से जो है ये वर्णों के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर र में आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। र में यदि आप उ की मात्रा जोड़ें तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आपने ऐसा देखा कहीं रू, ये गलत है। र में उ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, और जब आप ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे। तो ध्यान देना है, ये उ की है और ये ऊ की है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं, इसको आप जरूर लिखिएगा। तो लिख लीजिएगा कि र में उ तथा ऊ की मात्राएं उसके नीचे या ऊपर न लगाकर र के मध्य उसके पेट भाग में लगाई जाती है। जैसे र ये हलंत के साथ स्वर रहित, धन उ तो रु हो जाएगा, जैसे रुपया, रुचि, रुस्तम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए र में आपने बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ी, तो यहाँ इस प्रकार से रूप, तो उच्चारण देखिए, रू, बड़ा ऊ का उच्चारण आ रहा है, रूठ, अमरूद। ठीक है ना। तो उच्चारण के हिसाब से आप छोटी ऊ और बड़ी ऊ को लगाएंगे र में। ठीक है, और र में उसके पेट भाग में जो है उसके क्या लगती है, मात्रा लगती है। कभी भी आप उसके ऊपर या नीचे मात्रा नहीं लगाएंगे। साथ में री की मात्रा वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है,
उसको जो है आप ऊपर या नीचे नहीं लगाएंगे। जब अ की ध्वनि किसी वर्ण में मिली होती है तो उसके नीचे हलंत नहीं होता है, और उस व्यंजन को इस प्रकार से जब आप लिखेंगे जैसे क च ट, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी उसमें हलंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें इनको आप जरूर लिखिएगा कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण आप अ स्वर की सहायता से करते हैं। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा इस प्रकार से आप लिख देते हैं, और जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तो तब आप इस प्रकार से या इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, साथ में री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है। जब आप री की मात्रा लगाते हैं तो वो वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने आपको बताया था कि क में यदि आप री की मात्रा लगाएंगे तो क्री, इस प्रकार से। ठीक है, और रॉ की जो रॉ में उ और ऊ की मात्रा जो है उसके ऊपर या नीचे नहीं लगाई जाती है, बल्कि उसके पेट भाग में, उसके मध्य भाग में, उसके पेट भाग में लगाई जाती है। इस प्रकार से र धन उ रु हो जाएगा, जैसे रुपया, रुचि, स्तंभ, तो छोटी ऊ का ही उच्चारण आ रहा है रो में। साथ में र यहाँ पर उ जोड़ा है तो रू हो गया, बड़ी ऊ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने यहाँ स्वरों के भेद, आप उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद किए हैं, उनके बारे में आपने जाना, साथ में स्वरों की मात्राएं आपने जानी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अयोगवाह, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।